वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ महंगाई की सूरत हाल की, जिसका जिन काबू में आके नहीं दे रहा है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। और खासतौर पे जब पेट्रोलियम प्राइसेस अरमला बढ़ी हैं तो इसमें मजीद इजाफा हो। बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की बात करें और साथ साथ शायद जरूरिया की बात करें तो वो भी उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमती दावे हों और इकदाम हों, ये तो कहा जा रहा है कि हो रही है, मगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आ पा रही। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल भी महंगे हो गए हैं। अवाम की एक ही दुहाई देती नजर आती है अवाम कि हुकूमत और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम होती जा रही है और महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती पॉलिसियां क्या दुरुस्त हैं, क्या इनमें मजीद रद्दोबदल करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तज्ज़ीर हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो अभी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। ऑफ एंड ऑन डॉक्टर साहब से बात होती रहती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है और इस पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज लगी हुई हैं पाकिस्तान के कर्जों के हवाले से। एक तो ये कि सरकारी कर्जों में पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 3700 अरब का इजाफा हुआ है। इस साल के शुरू में जो कर्जे हैं वो बढ़कर 32 अरब 32 ट्रिलियन से 35.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। एंड विद दैट जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, इसमें इस छमाही के दौरान 72% कमी बताई जा रही है। हम अगर मैक्रो लेवल पे भी बात करें तो ये तो बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारी मईशत मजीद दबाव के अंदर आ रही है। आप क्या कहेंगे? जी इमरान, सारी दुनिया की मईशत जो है इस वक्त दबाव के अंदर है। जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो तो तभी आएगी अगर उन मुल्कों में अपनी रिकवरी जो है, हेल्थ की रिकवरी या इकोनॉमिक रिकवरी मौजूद होगी। अगर हम अपने जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी तरफ देखें तो बदकिस्मती से वो हजारों की तादाद में जब नए कोविड केसेस आ रहे हो और लॉकडाउन चल रहा हो तो वहां पे शायद मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो किसी और जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करें या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक आलमी जो कसाद बाजारी का सिलसिला जो जारी है उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बेहतरी जो है वो नजर आ रही होगी। कर्जों पे आपसे पिछली नशिस्त पे भी बात हुई थी कि 2020 और 2021 के जो कर्जे हैं, अगर वो सोशल प्रोटेक्शन पे, अगर वो लाइवलीहुड्स के लिए या हेल्थ के लिए जा रहे हैं और वहीं पे खर्चे जा रहे हैं तो फिर वो बुरे नहीं है। अगर वो कर्जे लेके उससे पीआईए का सारा जो है वो पे किया जा रहा है या उससे रेलवे का या ब्रॉडशीट की पेमेंट्स की जा रही है डॉक्टर साहब, या ब्रॉडशीट की पेमेंट्स की जा रही है तो फिर वो कर्जे जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है। तो इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है ना कि वो कर्जों का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे है। और पिछले साल जब हुकूमत ने कोविड के साथ रिस्पॉन्ड करने को जब वो मौका आया तो जाहिर बात है कि आपको 1.4 बिलियन डॉलर तो फौरी तौर पे आपको IMF से लेना पड़े थे जो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत मिले। फिर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, ADB से लोन लेना पड़ा। तो ये वो कर्जे हैं जो कि बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में लिए गए हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जो है वो कर्जे नहीं ले रही है। हमारा जब माली साल शुरू होता है 1 जुलाई तो शुरू ही कर्जों पे होता है, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है वो तो मुश्किल से कर्जों की सूद अदा करने में लग जाता है जो वफाकी हुकूमत के पास रेवेन्यू होता है। तो उसके बाद तो हर चीज कर्जों पे चल रही होती है। और ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये पिछले 10-12 साल का यही ट्रेंड है। डॉक्टर साहब, चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात करें, पिछली गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया जाता था जी पेट्रोल महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी है और ये सारे आपस में ब्लेम गेम का सिलसिला रहता था। अब हुकूमत तो दावे कर रही है जी हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं और एक तरफ के इकदाम भी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की महंगे होने की तरफ बात करें तो उससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है। सो क्या लगता है कि क्या पॉलिसी में कुछ फ्लॉज हैं या हमें मजीद इस पे कोई वर्किंग करने की जरूरत है कि महंगाई अगर हमें कंट्रोल करनी है तो ओवरऑल चीजें कंट्रोल होनी चाहिए? देखिए, अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो हमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। पेट्रोलियम की तरफ पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त आप देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक्त हाई हैं। जो इस वक्त 2-3 दुनिया में पॉजिटिव बातें हुई हैं, स्पेशली सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात का बेहतर होना। इसी तरह से कल जो बाइडेन जो है वो अपना हल्फ ले रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ इशारा होता है। और जब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होंगे तो जाहिर है कि आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो हाई हो रही होंगी। और अगर आपको महंगे दामों में तेल मिलता है तो पाकिस्तान में भी आपको महंगे दामों उसको बेचना होगा। अब होता यह है कि इसका ट्रिगर इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट होता है महंगाई पे, जब स्पेशली डीजल की कीमत बढ़ती है जो कि आपका मास ट्रांसपोर्ट का जो फ्यूल है, तो उससे बाकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई के 2 बड़े ट्रिगर हैं, एक पेट्रोलियम प्राइसेस है, दूसरे आटे की कीमतें हैं। अगर आटे की कीमत बढ़ेगी
का वो होल्डिंग से बढ़ रही है या किसी की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, तो वो हर चीज बढ़ाता चला जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपको नहीं लगता कि क्योंकि 5 साल का टेन्योर एक हुकूमत के पास होता है और गवर्नमेंट विद द टाइम अपने उस कुशन को तकरीबन खत्म कर चुकी है, जिससे उसने आवाम को रिलीफ देना था, जो कि आने वाले 2 सालों के अंदर जिस तरह के मंसूबे हम आजकल खास तौर पे मैं पंजाब का जिक्र करता हूं, दैट इज 60% ऑफ पाकिस्तान, बुजदार साहब डेली अखबारात में इश्तार लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, और ये वही पैसा है, आपको मालूम है, जो हम बाहर से ले रहे हैं यूजुअली, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त के अंदर इतना वक्त नहीं होगा कि आवाम की रिलीफ के लिए मंसूबे बनाए जाएं, और खास तौर पे हम अगर अब तक की पॉलिसीज की बात करें तो अब तक हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, ये जो खास तौर पे क्वेश्चन था गवर्नमेंट के लिए पहले 3 साल के अंदर 2 साल का, आपको लगता है कि अब काफी हद तक स्क्वीज होता जा रहा है? क्वेश्चन स्क्वीज होता जा रहा है। देखिए, पीटीआई हुकूमत का कंपैरिजन आप कर सकते हैं टाइम वाइज पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ। पीपल्स पार्टी हुकूमत में एक बड़ा फ्लड आया था और उस फ्लड की वजह से काफी हद तक जो उनके मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। इसी तरीके से, और उसमें यानी आप पीपल्स पार्टी को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन ये एक ऐसा नेचुरल कैटास्ट्रॉफी बन गई थी जो कि उसकी जगह कोई भी हुकूमत होती तो वो शायद उससे बेहतर डील ना कर पाती। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को फिर इलेक्शन में कितना हुआ वो भी आपको मालूम। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे पंजाब वगैरह से वाइप आउट हो गई थी। वो मेरा ख्याल ज्यादा वाइप आउट हुई थी पावर जनरेशन की वजह से, कि उस वक्त जो लोड शेडिंग का इशू जो आया था पीपल्स पार्टी को, वो बहुत बड़ा था। और पीएमएलएन जो है वो एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के उस पे 1 पॉइंट एजेंडा पे वो कामयाब हुई थी, अगर उसका मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर में देखूं। मौजूदा हुकूमत को जो पेंडेमिक मिला है और जो पेंडेमिक से हमने 1 साल गुजारा है और सर्वाइव किया है, मेरा ख्याल है कि दैट इज बोथ एन अचीवमेंट एज वेल एज अ हर्डल कि आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए था। इस वक्त भी अगर ये वाला साल जो है हम अपने रेजिलियंस पॉलिसीज के तहत गुजार सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है हमारी अगले 2 सालों में। अगर इस वक्त एसएमईज बंद हो जाती हैं या इस वक्त इकोनॉमी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, तो फिर अगले 2 सालों में इकोनॉमी को उठना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। ये पोलिटिकल लॉस तो अपनी जगह, इस वक्त तो आपको इकोनॉमी को सस्टेन करना है ना। आपकी इकोनॉमी इस वक्त इमरजेंसी में है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इमरजेंसी में है, और उसमें वही इकोनॉमीज बेहतर चल पाएंगी जिनके पास थोड़ा सा एक फिस्कल स्टिमुलस देने का कुछ। अच्छा, ये मैंने आपसे पहले भी एक हमारे एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी हमारे शो के अंदर ही, तो हमने उनसे डिस्कस किया था। मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसी पॉइंट पे लेना चाहता हूं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब रिलाय करिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, और वर्ल्ड वाइड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर रिलायंस इकोनॉमिकली को बहुत अच्छी एग्जांपल है नहीं। दो के हम मानते हैं कि इससे और काफी सारी इंडस्ट्रीज है, ऑलमोस्ट देयर से 40 इंडस्ट्रीज हैं जो इससे ट्रिगर होती हैं और उनका बिजनेस होता है, लेकिन ये कुछ सस्टेनेबल इंडिकेटर नहीं है किसी भी इकोनॉमी का। हमें अपने रेवेन्यूज बेहतर करने हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, मैन्युफैक्चरिंग की जाने जाना है, एग्रो बेस्ड कंट्री हम, एग्रीकल्चर बेहतर करनी है। तो ये जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिलायंस है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, और इतना ज्यादा हमने इस पे सब्सिडी भी दे दी है, टैक्स के बारे में भी हम नहीं पूछ रहे, तो आपको लगता है ये ठीक डायरेक्शन है, ये ठीक अमल है? जी देखिए, आके तो इस वक्त के पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू में कंस्ट्रक्शन सेक्टर या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसकी के मिनिमम डिपेंडेंस हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो सबसे बेहतर है जिसमें जॉब क्रिएट हो सके। लेट्स से कि अगर आप टेक्सटाइल की तरफ चले जाते हैं और अगर इंग्लैंड और अमेरिका जो है वो फोर्स मेजोर के तहत आपके ऑर्डर्स जो है वो लेने से इनकार कर दे या पेमेंट जो है वो वापस हो जाए, या आप किसी और ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है और आना बंद हो जाता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस वक्त 2 बेस्ट बेट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसमें कि एक तो आपके सारे रॉ मटेरियल और सारे प्रोसेसेस जो है वो इंडिजिनस है, पाकिस्तानी में सीमेंट पाकिस्तान से बन रहा है, रेत, मट्टी, ईंटें, लेबर, हर चीज जो है यहीं की है। फिक्सर्स जो है वो आप चाहे तो उसके इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को चांस मिलेगा, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है सिरामिक्स की या मार्बल की, वो प्रमोट होगी अगर इम्पोर्टेड नहीं भी आ रहे। तो कंस्ट्रक्शन इस हवाले से इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिहाज से, प्लस ये जो एमनेस्टी स्कीम इस पे दी गई है कोविड के दौरान, लोगों की इन्वेस्टमेंट इधर डाइवर्ट करने के लिहाज से, वो एक पॉजिटिव आपका एलिमेंट जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर के तौर पर सामने आई है। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो है, एज लॉन्ग एज कि आपको डिपेंडेंट नहीं है आप इम्पोर्टेड पेस्टिसाइड पे या इम्पोर्टेड सीड्स पे,
तो एग्रीकल्चर आपकी इंडिजिनस रिसोर्सेज से जो हो रही होगी वो इस साल को आगे सस्टेन करेगी। ठीक तो है। इस साल इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें इनवर्ट देखना होगा। ठीक है। शायद आउटपुट देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, 3 साल तकरीबन होने वाले हैं हुकूमत को, 2.25 साल का अरसा इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। इदारों की निचकारी नहीं हुई डॉक्टर साहब। आप इनिशियली टास्क फोर्स को डायरेक्टली आप उससे मुंसलिक भी रहे, अब भी आपकी कंसल्टेंसी हिस्सा है और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ओबियसली ऑन स्क्रीन भी दे रहे हैं, जैसे आप इस इनाम मामलात पे बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हम खासतौर पर इस गवर्नमेंट के अंदर तो न सिर्फ इदारों के सरबराह लगाने में 1.5-2 साल लग गए, निजकारी तो दूर की बात, लोगों को निकाला जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा नाला हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरबर्डन हैं पीआईए जैसे इदारे या दीगर सरकारी इदारे, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव हमें नजर नहीं आता है। तो ये जो जिन सफेद हाथियों की आपने बात की कि अगर कर्जा लेके हमने इनका पेट भरना है तो फिर तो ये कर्जा ऑब्वियसली हमारे ऊपर एक बोझ की सूरत में, और ये बोझ की सूरत में है, आपको मालूम है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या कर पाएगी गवर्नमेंट इन 2 सालों में इसके लिए? गवर्नमेंट को इस वक्त थोड़ा सा पोलिटिकल टेम्परेचर लो करना चाहिए। निजकारी जो है वो कोई भी हुकूमत जो थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उसकी अपोजिशन आड़े आ गई थी, पीएमएलएन भी नहीं कर पाई थी और पीटीआई भी नहीं कर पाएगी जब तक वो अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं करेगी। और स्पेशली जब स्टील मिल की बात करते हैं तो स्टील मिल के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बनते हैं पोलिटिकली, वो पीपल्स पार्टी है, वो एमक्यूएम है, जमात इस्लामी का कराची में काफी जोर है। तो जब तक ये एक कंसेंसस नहीं होता कि कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, उसको इन अदारों का लॉस को बर्दाश्त करना है, या तो आप बर्दाश्त करते चले जाए टैक्स पेयर के एक्सपेंस पे, या फिर इसको वंस फॉर ऑल इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करें। तो वो थोड़ा सा और वो होता हमें फिलहाल नजर नहीं आता जो पॉलिटिकल कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर बदकिस्मती से ये सिलसिला भी चलता रहेगा कि हम ठीक टैक्स पेयर मनी जो है वो झोंकते होंगे, झोंकते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम हमारे साथ मौजूद थे, मुआशी सूरत हाल पे बात करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।